हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं सीटेट का जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे दिए स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। समरसता होनी चाहिए, अलगाव, जुड़ाव या समरूपता। तो इनमें क्या होना चाहिए, इनमें जो है जुड़ाव होना चाहिए। स्कूल की जो भाषा है, आसपास परिवार की जो भाषा है, उनमें लगभग जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगी, शिक्षार्थियों के एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंच करवाएंगी। तो यही ऑप्शन चौथा जो है सबसे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, या फिर लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा। तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो है भाषा की परीक्षा। आगे देख लेते हैं। पद्य, गद्य और नाट्य हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। तो क्या करते हैं, सांस्कृतिक साहित्य होगा, साहित्यिक भौतिक होगा, भौतिक सौंदर्यात्मक या फिर भाषिक ज्ञानात्मक। तो इसमें जो है सबसे करेक्ट हो जाएगा पद्य, गद्य हमारी पद्य, गद्य और नाटक हमारी जो है संस्कृति संवेदना को धार प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन के भौतिक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। ऑप्शन जो है इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। सीमित भाषा, एक, तीन या सभी। तो कोई एक भाषा जो है सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा बस। आगे देख लेते हैं। वाणी और लेखन में मूल अंतर एक है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो अचेतन कालबद्ध, सचेतन कालबद्ध, चेतन स्वाभाविक या फिर अचेतन स्वाभाविक। तो ये कैसी होती है, ये सचेतन और कालबद्ध होती है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ा जाए, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाए। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सीखने से, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, या फिर हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। आगे देख लेते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण होगा, काल होगा, सौंदर्य बोध या फिर संस्कृति। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। उसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी, लिखित परीक्षा या फिर भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? स्किनर का है, वाइगोत्स्की का है, पियाजे का है या नॉम चोम्स्की का है? तो ये विचार जो है वाइगोत्स्की का है। आगे देख लेते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं या फिर कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है। वह संभवतः से ग्रस्त है। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया। तो डिसलेक्सिया इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला जो है एक पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक गद्यांश है और गद्यांश पे ही आधारित हमको क्वेश्चन है जिसे बताना है। गद्यांश है। कभी सोचा है कि भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक। इस भारत नमक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तूबी वाले भी कम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ थोड़ी सी अंगूठी जैसी मिजाब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उनकी उत्पत्ति भारत में ही हुई हो, लेकिन सत्य नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से ही आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे चीन और इंडोनेशिया के हैं। वे भारत में ही जन्मे हैं, वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर के हैं। हमारा यही चौथा ऑप्शन जो है इस करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें जो असत्य है वही बताना है। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं, सही बात है। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं, ये भी सही है। तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ये भी सही है, यानी यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही करेक्ट है, यही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण?
देखिए भारत क्या है, भारत जो है संज्ञा है और इसमें भारतीय बन जाएगा तो ये इसकी क्या बताएगी, भारतीय, भारतीय क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता हो जाएगी, यानी ये कैसा शब्द है, तो विशेषण शब्द है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। उपसर्ग क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो देखिए विशाल, प्रचलित, भारतीय, शीघ्रता, तो प्रचलित, प्रचलित जो है ये हमारा उपसर्ग है। कैसे है, देखिए इसके पहले प्र जो है प्रत्यय लग गया है, चल जो है उपसर्ग हो गया, और इत, इत जो है प्रत्यय है। प्र इसमें उपसर्ग हो जाएगा, चल मूल शब्द हो जाएगा, और इत क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। पुराणों में, भारतीय हड़प्पा, भारतीय सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, सुमेरी संस्कृति में। तो हड़प्पा सभ्यता में मिले। यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता से वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जन्म शब्द का समानार्थी शब्द है विद्यमान, प्रयुक्त, उत्पत्ति, उल्लेख। तो उत्पत्ति, जन्म लेना यानी किसी चीज का निर्माण होना, उत्पन्न होना, उत्पत्ति हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भूखंड शब्द में समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व। भूखंड यानी भूमि का खंड, ये तत्पुरुष समाज हो जाएगा। द्विगु समाज में क्या होता है, द्विगु समाज में संख्या आती है, इसमें संख्या रहती है। कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेषण होता है, विशेषण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। द्वंद्व में दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये बीच में क्या हो, एक मिनट, यहाँ पे माता डैश पिता, ये हमारा द्वंद्व समास होगा, क्योंकि माता का जितना सम्मान है उतना पिता का ही है, दोनों बराबर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कवि को कोई कह रहा है कि लक्ष्य अभी बहुत दूर है, अजानी हवाओं में उड़ो, बाधाओं से दूर रहना चाहिए, धरती और आसमान उसके लिए है। तो पहले आइए पढ़ लेते हैं ये जो पद्यांश है, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नई पथ डगर आज अनजानी कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो कवि को कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, धरा और आसमान उसके लिए है। धरा यानी धरती, जिसे पर्यायवाची है, गगन यानी आसमान। ऑप्शन चौथा ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। दो समानार्थी शब्द, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अनजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, धरा और गगन सिर्फ मेरे लिए है, न अवरोध कोई, न बाधा। तो देखिए यहाँ पे अवरोध मतलब रुकावट, बाधा मतलब भी रुकावट होता है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कवि को कौन नियंत्रण दे, सॉरी निमंत्रण दे रहा है, गगन, दिगंबर, दिशाएं, हवा। इसमें कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, तो दिशाएं, बहुत दूर से दिशाएं बुलाती हैं, बुलाना यानी निमंत्रण देना। आगे देख लेते हैं, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटिए, डगर, राह, धरा, पथ। डगर, राह और पथ ये सभी एक ही है, लेकिन धरा क्या है, धरा मतलब पृथ्वी होता है, इसका अर्थ अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, दिशाएं, हवा, आकाश, धरती। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, विजय गीत मेरा गगन गाए, कौन गा रहा है, आकाश गा रहा है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, क्रिया है, सर्वनाम है, या फिर विशेषण है। तो सर्वनाम है, कैसे, राम बाजार जा रहा है, और कोई
बाजार जा रहा है। तो यहाँ राम देखिए संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्या है, सर्वनाम है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्या है, सर्वनाम है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, गगन, दिगंबर, दिशाएं या हवा। तो कवि को जो है दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे आगे अर्थ की दृष्टि से अभी ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो रहा है। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, दिशाएं, हवा, आकाश, धरती। तो आकाश गा रहा है, गगन। विजय गीत मेरा गगन गाए, तो आकाश गा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।